अलवर के खेड़ली कस्बे में आज सीवरेज लाइन के चैम्बर को साफ करते वक्त 2 मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है सीवरेज लाइन में जहरीली गैस बनने से दोनों की मृत्यु हुई है। इस खबर पर लगातार सुबह से हमने कवरेज दी है। अब सवाल यह है बड़ा कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि आदमी खुद उस होल के अंदर उतरता है बिना किसी संसाधन के और नियमों के अनुसार, तो उसका खुद उतरना भी काफ़ी हद तक गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं मानव अधिकारों से संबंधित भी, और सीवरेज सिस्टम को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उनके पालन ना किए जाने की घटनाएं बार बार सामने आती हैं और हम हमेशा लोगों की मृत तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि इसका प्रकोप ऐसा है, इसमें स्थिति इस तरीके की बन जाती है मजदूरों की कि उसके बाद उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है और वो जहरीली गैस जैसी बॉडी के अंदर जाती है तो फिर एक तरीके से पैरालाइज्ड वो पूरी बॉडी को कर देती है, जिसके बाद अपनी जान ये सभी मजदूर गंवा बैठते हैं। इसमें कई निगम की नौकरी करने वाले ऐसे मजदूर शामिल हैं जो खुद उतरते हैं सीवेज की सफाई करने के लिए। हालांकि बार बार ये दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से, कि अब उन्होंने मशीन्स अवेलेबल करवा दी हैं, लेकिन ये सभी दावे खोखले साबित होते हैं जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं। आज 2 लोगों ने अपनी जान को गंवाई है। दोनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, दादा और पोता बताए जा रहे हैं। इसमें एक युवक की उम्र 18 साल से भी कम थी, वो भी नीचे उतरा था सफाई के लिए, लेकिन अचानक बनी इस स्थिति में दोनों ने अपनी जान गंवा दी। तो मैनुअल सफाई पर रोक कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं इस समय उस सोसाइटी में हूं जहां पर कल देर शाम को 2 लोगों की मौत हो जाती है। मेरे पीछे जो सीवरेज लाइन है, यह वह गड्ढा है जिसमें आकाश और लच्छी की डूबने से मौत हो जाती है। जहां बताया जा रहा है कि इसमें एक ऐसी जहरीली गैस निकलती है, जब आकाश और लच्छी जब इस ढक्कन को खोलता है तो कहीं ना कहीं इस सीवरेज लाइन में जा गिरता है। और जहां आकाश जो लच्छी का पोता होता है नाते में, यानी कि वो उसको खाना लेकर आया था कहीं अपने, जब वो अपने दादा को इसमें डूबता हुआ देखता है तो वो अपने दादा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत आकाश की भी खराब थी और आकाश भी इसी गड्ढे में गिर जाता है, जहां आकाश की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। मेरे पीछे मैं कहना चाहूंगा, एक बार दिखाए, ये एक सोसाइटी है जहां पर ये जो सीवरेज लाइनें हैं और जो ये मामला कल ये यहाँ पर गठित हुआ है। जो आकाश और लच्छी के जो परिजन है उनसे बातें कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रंजीत सिरसा है। रंजीत जी, क्या आकाश और लच्छी आपके नाते में क्या लगते थे? लच्छी जी मेरे चाचा जी थे अच्छा। और वो मेरा भतीजा था। उनको मतलब एक दिन पहले फोन किया गया था, उन्होंने वैसे साफ तो ये कर दिया था, फिर भी उन्होंने दोबारा फोन किया, नहीं वो ढंग से साफ नहीं हुआ है और आप आओ, नहीं हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो हमारे चाचा जी बोले कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ, दोबारा साफ कर देता हूँ। दोबारा कर दूंगा। अब वो कल आए 9-10 बजे से करीब। हमारी जो मौसी है, हमारी जो चाची है, उसने कहा कि ऐसा हो गया है, तेरा चाचा उसमें डूब गया है सीवर लाइन में। तो हम भगे भगे आए, 2-3 गाड़ियां हमारे संग आई थी। तो मेरा छोटा भाई था, उसके संग जो मृतक जो हमारे चाचा जी थे, उसका बच्चा भी था संग। वो उन्होंने दोनों ने निकाले, वो दोनों। तो हमने यहाँ तो मतलब इस कॉलोनी में से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? जो आपने ही निकाला था उसको? नहीं, हम खुदों ने निकाला। प्रशासन वगैरह मौके पर आया था? नहीं, कोई नहीं आया। मैंने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, जो हमसे सारी डिटेल मांगते हैं, इतने में डिटेल मांग देंगे, इतने में तो आदमी खत्म हो जाता है। जब डिटेल ही हम दे देंगे तो तेरे को क्या जरूरत है एम्बुलेंस भेजने की? हम खुद भी ले जा सकते हैं, जब हम ट्रॉली में लेके गए एक में। तो ये तस्वीरें, ये बिलखती आवाज़ें हर बार सब सुननी पड़ती हैं जब इस तरीके से हम देखते हैं कि आज के दौर में भी तमाम दावों के बीच इस तरह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी को लेकर अब हमने अपने तमाम 2-3 अलग रिपोर्टर्स को अलग जगहों पर भेजा है और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से बात कर पाएँ, उनका दर्द जान पाएँ जो इस तरह के कामों में
जिनकी भूमिका है। फिलहाल जरा आप देखिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट क्या है। विशेष परिस्थितियों में उपकरणों के साथ ही प्रवेश करने की इजाजत है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े अपराध गैर जमानती माने जाते हैं। साथ ही सीवर की खतरनाक सफाई के लिए नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था मशीन के जरिए ही सफाई की जाएगी। सीवर सफाई पर 2013 में कानून बना था। ये दो तस्वीरें जो आप साथ साथ इनके देख रहे हैं, ये वही दोनों अब शख्स हैं जिनकी आज मृत्यु हो गई। ये दादा और पोते थे। पोते की उम्र 16 साल के करीब थी। एयर फिल्टर वाला मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये उपकरण वहाँ ले जाने, ये नियम है, गाइडलाइंस है। बॉडी सूट होना ज़रूरी है, एयर फिल्टर मास्क होना ज़रूरी है, साथ ही गैस डिटेक्टर होना ज़रूरी है। आपके पास ये सभी संसाधन होने चाहिए। अगर आप स्कैवेंजिंग के लिए नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन टैंक आपके पास होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य बताया गया है। तो ये उपकरण होने चाहिए, फॉक्स लाइट होनी चाहिए। अब सवाल है कि क्या इन तमाम गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? रबर ग्लव्स होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं और एक्ट भी हमने आपको बताया। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं, टोंक लेकर चल रहे हैं पहले आपको, जहां से रवीश टेलर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और उसके बाद फिर अन्य जिलों की ओर भी रुख करेंगे। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, हर बार इस तरह की जब खबरें आती हैं तो फिर बड़े सवाल व्यवस्थाओं पर खड़े होते हैं और उन दावों पर खड़े होते हैं जो हर जिले का निगम प्रशासन करता है, ये कहते हुए कि हमने तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। जी, जब घटनाएं घट जाती तो उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं, उन पर मंथन होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल ऐसे हालात बनते क्यों हैं। अलवर की जो घटना है जिसने एक दादा और एक पोते को खो दिया, तो महत्वपूर्ण बात है कि जब सीवरेज टैंक की सफाई हुई उसके बाद में एक प्राइवेट सोसाइटी का ये मामला है, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर जो है कैसे निहत्ते बिना संसाधनों के जो है जमीन में जो है उस टैंक के अंदर जो है उतार दिया गया, लाइन पे उतार दिया गया गैस, क्योंकि जहरीली गैस जो है वहां बनती है। ये चीजें खतरे भांपने की जरूरत होती है। लेकिन क्या सोचती जनता, वाल्मीकि समाज के जो है प्रबुद्ध लोग, आम लोग क्या सोचते हैं इस महत्वपूर्ण घटना पर लेकर, और ये हालात क्योंकि इन लोगों को रोज रूप होना पड़ता है। सर, ये घटना घटी है, कितना आक्रोश है, ये घटनाएं जो है किस तरह जो है जागरूकता लाने की जरूरत है। निश्चित रूप से अलवर में जो घटना हुई है बड़ी दर्दनाक है और वाल्मीकि समाज के लोगों को असमयी ऐसे घटनाओं से काल कलवित होना पड़ता है। वाल्मीकि समाज के लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी ये ठेका लेते हैं वो उनको सुरक्षा उपकरण नहीं देते, जबकि 2013 में ही सरकार ने और कोर्ट ने इस मैनुअली स्क्वेंजरिंग को प्रतिबंधित कर दिया। 2014 में ऐसी घटनाओं में प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरह, और यदि ऐसी घटना होती तो उस पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की। अभी भी मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके अंदर सीवरेज लाइन में काम करते समय या सीवर लाइन में काम करते समय कोई किसी की घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको 30 लाख रुपए देती है। यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केवल मात्र यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि सरकारी नियम अनुसार उनको 30 लाख रुपए दिए जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं हो ही नहीं, ऐसे क्या जो है आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें बहुत सख्त निर्णय लेना चाहिए। जबकि पहली बात तो इनको हाथ से काम करने के, सीवर लाइन को काम करने का प्रतिबंधित है। उसके बाद भी जो एजेंसीज ऐसे काम में लेती है उनको इसको दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इसको आजीवन कारावास के रूप में तब्दील किया जाना चाहिए जो लोग ऐसे कांड में शामिल होते हैं। आजीवन कारावास जैसी सजाओं का प्रावधान होना चाहिए, ये बात उठकर आ रही है। ऐसे हालात बस अभी मजदूर क्यों खुद इतना मजबूत नहीं करते? ऐसी कौन सी मजबूरियां होती है? ऐसी मजबूरियां इसलिए होती है कि ये वाल्मीकि समाज शोषित और वंचित वर्ग से संबंधित रखता है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण वो इस तरीके के हालात में रहते हुए सीवर तक में उतरने को मजबूर हो जाता है, और उसका जो कमाने वाला होता है वो भी ठीक है। रवीश का रुख करेंगे दोबारा। अब कोटपुतली लिए चल रहे हैं आपको, हिमांशु सेन वहां पर मौजूद है। हिमांशु, रवीश वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं, चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन इस पर सख्ती से ध्यान दे। ये मांग पहले भी होती रही है, लेकिन आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर जरा कुछ लोगों से आप बात करें और हम भी जानना चाहते हैं कि वो क्या तरीका देखते हैं इसके सॉल्यूशन के तौर पे। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और जैसे कि आपको बता दूं कि कोटपूतली में जो सीवरेज लाइन है वो स्वीकृत है, उसका काम चालू है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं
जी आप बताइए, जैसे कि अलवर में हादसा हुआ, एक दादा और पोता जो सफाई कर्मी थे और मैन होल में जो बिल्कुल जा रहे थे, उनकी डेथ हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आज इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप आए। कल जो डेथ हुई है, सबसे पहले तो उनको मृतक को श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही ये सरकार के लिए अपने आप में एक फेलियर साबित होता है, क्योंकि जिस दौर में आजादी का यानी 75 वर्ष बीत जाने के बाद लोग अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि आज भी वाल्मीकि समाज के लोगों के पास उपकरण नहीं है, जिसके कारण अलवर के पास खेडली में अभी एक दादा और पोता दोनों का देहांत हुआ है, जो बड़ा ही दुर्भाग्य। नहीं तो हिमांशु, इनसे पूछिए कि जब उपकरण नहीं होते हैं तो फिर कोई दबाव बनाता है अंदर जाने के लिए इस तरीके से? जी, जिस प्रकार से आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, जो सफाई कर्मी होते हैं, तो उनको कोई दबाव बनाता है या फिर किस प्रकार उनको ये कन्विंस किया जाता है कि आप नीचे उतरिए? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि जो सबसे बड़ी बात है कि ये ठेका पद्धति चल गई है। ठेका पद्धति के थ्रू लोग काम करते हैं। तो वाल्मीकि समाज एक संघर्षशील समाज रहा है, जो सदियों से सफाई का काम करता है। इनके साथ हमेशा शोषण हुआ है। कभी सफाई भर्ती को रोक दिया जाता है, मजबूरी में डेली दिनचर्या के काम इन्हीं के द्वारा की जाती है। सफाई करना हुआ, कचरा बीनना हुआ, नाला को साफ करना हुआ, सीवरेज में उतरना हुआ, सारे काम इन्हीं के थ्रू होता है। और ये सबसे बड़ी लापरवाही हुई है इन प्रशासन के माध्यम की भी, जनप्रतिनिधियों की भी रही है और राजस्थान सरकार की भी। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं हिमांशु, कुछ और लोगों की तरफ भी आप पहुंचे। देखिए, जैसे कि यहाँ जो कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो सफाई कर्मी उनके पास होने चाहिए? सबसे पहले देखो, अगर सीरियस बंदा उतरता है तो उनको सबसे पहले शरीर में ऑक्सीजन वगैरह, सेफ्टी सूट वगैरह, सेफ्टी शूज वगैरह, पूरा सेफ्टी पूरा कन्वेंस पूरा सेट आता है, वो पूरा मिलना चाहिए। वो है कि अपने जो होती है उनके पास जो पूरी टीम होनी चाहिए, जो कि उनको इमरजेंसी में उनको समय पे निकाल लिया जाए। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए उपकरण के अनुसार, जैसे कि अपने कहते हैं कि उनको एक कैमरा वगैरह हो के अंदर क्या कमी चल रही है, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए लाइट भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगा आपके पास। अलवर लिए चल रहा हूं आप तमाम दर्शकों को, जहां मुदित गौड़ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुदित, कोटपुतली और टोंक में लोगों से संवाददाता हमारे दोनों बात कर रहे थे। उधर अलवर में आप जिन लोगों के साथ मौजूद हैं, उनका क्या दर्द है, उनकी क्या परेशानियां है, जरा बात करें। जी बिल्कुल, अलवर की ये घटना है और अलवर की इस घटना को लेकर के काफी चर्चा का विषय बना रहा। आज पूरे दिन समाज में पूरी इस बात को लेकर के नाराजगी रही कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर होता नजर आया और इस पूरे मामले को लेकर के ये बात मानी जा रही है कि जो कर्मचारी संघ है और जो कर्मचारी समाज वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो मैनुअली काम की जो प्रथा है, ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए और जो मशीनरी का उपयोग आज के दौर में जो चलता है, उस मशीनरी के दौर में ही काम होने चाहिए। वे क्या स्थिति मानते हैं आपकी? खेडली में जो घटना हुई है, अलवर की सबसे बड़ी घटना है, दादा पोते की मौत हुई है, सीवरेज में उनको सफाई के लिए उतारा गया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो गंज खेडली में जो घटना हुई है सफाई कर्मचारी को लेकर, उसमें सभी जगह आक्रोश है, पूरी समाज में रोष है। और जिन ठेकेदारों के द्वारा ये सीवरेज में उतारा गया, सबसे पहले तो उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों की सेफ्टी टैंक में जाने से मौत हुई है, उनको सरकार की तरफ से मुआवजे में कम से कम 50 लाख रुपए एक रोजगार उनको मिलना चाहिए। क्या लगता है कि एक सबसे बड़ी चीज इसमें देखने को मिली है, कर्मचारी तो था ही, साथ में नाबालिग भी उसमें एक देखा गया। ये अधिकारी की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है। तो क्या आपके यहाँ पर बात की जाए सफाई कर्मचारियों में बच्चे भी जाके काम करते हैं? नहीं, अलवर में तो नहीं करते। जो अगर कहीं नगर पालिका में कर रहे हैं तो वो अधिकारियों की गलती है उसमें, और जो ठेकेदार ने जिसको लगाया, सबसे पहले तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि 18 साल से कम को सफाई के कार्य में ठीक है मुदित ना लगाया जाए। मैं टोंक चल रहा हूँ वापस रवीश टेलर के पास। रवीश टेलर वहां मौजूद है। मुदित, फिर लौटकर आपके पास आऊंगा। रवीश, ये बार बार बात सामने निकल के जो आ रही है वो यही है कि भाई सबसे पहले एक तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी वाली प्रथा है, उसी हिसाब से टेंडर यहाँ पर बढ़ते हैं। जरा जो पीछे लोग हैं रवीश, उनसे ये जानिए कि इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जो खुद उतरे हैं इस तरीके से। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है आपके पीछे?
जो खुद उतरे हों इस तरह सफाई करने के लिए सीवेज टैंक्स में? एक चीज सफाई के अंदर कोई आप में से ऐसा व्यक्ति जब इसने मैनुअली ठेकेदार ने आपको उतारा हो, इस तरह की घटनाएं टोंक में भी देखने को मिलती है? टोंक में भी सीवरेज है, लेकिन टोंक में अभी तक ऐसा हादसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। आपने देखा भी सीवरेज लाइन टोंक में डली है, मजदूर उसमें उतरते हैं बिना उपकरण के। कोई कभी उतरा है? नहीं, ऐसा तो किसी का रवीश, ये भी पता कीजिए कितने रुपए मिलते हैं ऐसा एक बार ऐसे उतरने पर? कितने रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है हिंदुस्तान का मानस, ये भी तो मालूम पड़े। कितने कई बार ऐसा होता है सीवरेज लाइन में जो उतरते हैं ठेकेदार, क्योंकि ठेका पट्टा पे काम होता है, कितने रुपए मिलते हैं इस काम के? इस काम के लिए ठेकेदार अमूमन उसको 300 या 400 रुपए पर डे देता है। बताइए, इससे ज्यादा नहीं देता। और वो अपने गरीबी और ये ठीक बात है, कंफर्म कर लेते हैं। हिमांशु सिंह के पास चलते हैं, कोटपुतली का रुख करते हैं। हिमांशु, जरा जो लोग आपके साथ वहां मौजूद हैं उनसे पूछिए जरा कि कितने, हिमांशु के साथ मुझे लगता है कि लोग उधर से हाँ मौजूद तो दिख तो रहे हैं। हिमांशु, जरा आप पूछिए कितने रुपए मिलते हैं एक बार उतरने के लिए इस तरीके से? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि यहाँ अभी सीवरेज लाइन आनी है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उन्हें नालों में जरूर उतारा जाता है। मैं बात करना चाहूंगा जी, अभी जो सफाई कर्मी जो नाले में उतरते हैं उन्हें ठेकेदार के द्वारा कितने क्या रुपए दिए जाते हैं? जो नाले में उतर रहे, सबसे बड़ी बात तो यानी जो मलाई होती वो तो ठेकेदार कहते हैं। वाल्मीकि समाज को रुपए के नाम पे कुछ दिया ही नहीं जाता। इन्हें मात्र 6,000 7,000 रुपए के तौर पे काम कराया जाता है, जबकि मानदेय 300 रुपए तो पर डे के होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं नहीं तो मतलब 300 मानदेय 300 का होना चाहिए, यानी 300-400 ही मिलते हैं? ये पूछिए जरा एक बार हिमांशु, 300-400 रुपए मिलते हैं एक दिन के? क्या मानदेय के हिसाब से रुपए मिल रहे हैं या फिर कितना मानदेय के हिसाब से रुपए मिल रहे हैं? मानदेय के हिसाब से अगर इन्हें रुपए मिले तो ये इनकी सदियों से मांग क्या रही है? वाल्मीकि समाज की सदियों से मांग यही तो रही है कि जो ठेका पद्धति है उसे समाप्त किया जाए, मानदेय के हिसाब से हमें रुपए दिया जाए, डेली बेस पे लगाया जाए। लेकिन ठेकेदारों की हरदर्मिता कहूँ या लापरवाही, ठेकेदार वाल्मीकि समाज के प्रति लंबद है ही नहीं। वो चाहता ही नहीं कि वाल्मीकि समाज का भविष्य सुधरे। ठीक है, तो अलवर चलते हैं मुदित के पास। मुदित, बात ये निकल के आ रही है कि भाई मानदेय अगर मान ली जाए तो 300-400 रुपए ही बैठता है, और हर दिन तो ये काम करने का बार बार जाते नहीं है, यानी एक आध बार या 3-4 बार भी अगर जाते हैं मान लीजिए हफ्ते में, तो फिर पर डे का 300-400 रुपए मिल रहा है। तो यानी हम ये माने कि एक 500 रुपए का नोट भी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर उस नीचे जाएगा और फिर वहां से निकल करके वो उस मौत से लड़के फिर ऊपर आने वाला है। तो ये इतने कम पैसे के लिए काम हो रहा है। जो लोग आपके साथ मौजूद है उनसे पूछिए क्या कुछ मांग है उनकी वेतन को लेकर के भी, क्या इतना वेतन पर्याप्त है इतने बड़े खतरनाक रिस्क के काम के लिए? जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात करें तो जो माना जाता है कि जो वेतन इनको मिलता है वो वेतन भी काफी न्यून होता है, और उसमें माना जाता है कि लगातार जो इस कामों के पैसे मिलते हैं। क्या लगता है कभी कभी जो सीवरेज की सफाई के लिए पैसा मिलता है वो कितना पैसा मिल जाता होगा एक बार में? कभी लगता है कि वो पैसा भी सफिशिएंट होता है? जो सीवरेज की सफाई के लिए पैसे मिलते हैं इनको 300 से 400 के बीच में मिलते हैं, और उसके लिए इनको अपनी जान जोखिम में डाल के सीवरेज में उतरना पड़ता है, जिसके लिए ठेकेदार कभी भी इनको संसाधन उपलब्ध नहीं कराता है। बिना संसाधन के इनको उतरना पड़ता है, जिसके लिए इनको जान जोखिम में डाल के अपनी जान गंवानी पड़ती है। कितने मजदूर लगभग ऐसा देखा जाता है कि एक सीवरेज की सफाई के लिए कितने मजदूरों को जाना पड़ता है एक साथ में, या अकेले ही कोई कर जाता है तो रिस्क होता है? नहीं, इनमें क्या है, एक के साथ एक उतरता है, कम से कम 2 को उतरना पड़ता है, तब जाके सीवर को खोलना पड़ता है। और ऐसे में इनको जान जोखिम में जाती है, जहरीली गैस के कारण इनकी जान जाती है। और सीवरेज के लिए कभी भी संसाधन ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे कई बड़े मामले देखने को मिलते हैं। एक आखिरी सवाल इन लोगों से, इस तरह की इन घटनाओं के लिए, इन लापरवाहियों के लिए, और लापरवाही नहीं है ये तो अपराध है, खुलेआम हो रही है ये चीजें, किनको जिम्मेदार मानते हैं ये लोग? प्रशासन को, निगम को, ठेकेदार को, व्यवस्था को, सिस्टम को? तो इन सभी अपराधों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या वो लोग दोषी हैं जो इन कामों को कराते हैं? इसमें सबसे ज्यादा दोषी तो ठेकेदार है, जिसने बिना उपकरण के उसको उतारा है। ठीक है, ठीक है, टोंक चलते हैं रवीश के पास। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी रहती है? टोंक चलते हैं रवीश के पास। रवीश, अब इन लोगों से आखिरी सवाल, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस तरह की प्रकरणों के लिए? आप लोग इस ऐसी जो घटनाएं होती है इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? और
बिल्कुल प्रशासन को मानते हैं, राज्य सरकार को मानते हैं, भारत सरकार को मानते हैं, ठेकेदार को मानते हैं। जब इस युग में सारे संसार में मशीनीकरण हो गया तो कि यही एक ऐसा काम क्यों है जो इसका मशीनीकरण क्यों नहीं हो रहा? तो राहुल, आप समझ सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि आखिर जो गरीबी है वो गरीबी मजबूरी बन जाती है और जान चली जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ठीक है है, कि ठीक है। आखिर जो है हाँ। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना एक ठोस कानून की बड़ा जरूरत है। चैलेंज दिखाई दे रहा है और बड़ी हैरानी की बात है कि क्यों है वो चैलेंज, जबकि इतने संसाधन और सब कुछ हमारे पास है। इस विषय पर अब शुक्रिया, अलवर से मुदित गौर जुड़ रहे थे, हिमांशु आपने का शुक्रिया, रवीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज संडे का दिन था, हमारे संवाददाता, लेकिन देखिए हर समय काम ऑलवेज ऑन ड्यूटी, जर्नलिस्ट आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, और हमारे संवाददाताओं को मैं खास शुक्रिया करता हूं कि वो पहुंचे हैं लोगों के बीच में और इन बस्तियों में पहुंचकर उन्होंने लोगों की बात आप तक पहुंचाई है। तो ये आज 8 बजे के प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण एक सेगमेंट हमने इस पर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आने वाले वक्त में और लोग की जान ना जाए।